नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को बलात्कार के आरोप से एक व्यक्ति को ये कहते हुए बरी कर दिया कि बलात्कार के अपराध के लिए किसी को दंडित करना उस परिस्थिति में गलत होगा जब यदि बाद के कुछ घटनाक्रम के कारण शादी करने का वादा पूरा नहीं हो पाया, जैसे परिवार के बुजुर्गों ने विवाह का विरोध किया, जिसके लिए आरोपी जिम्मेदार नहीं होगा। न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विवास पटनायक की खंडपीठ ने कहा कि वो व्यक्ति अपीलकर्ता एक युवा व्यक्ति है और शादी का प्रस्ताव उसके परिवार के बड़ों बुजुर्गों के विरोध के कारण सफल नहीं हुआ और इसलिए ये शादी का वादा झूठा वादा करके रेप करने जैसा मामला नहीं दिखता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मार्च को राज्य सरकार से उसे मुआवजा दिए जाने पर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। 7 दिसंबर को हाईकोर्ट के वकील ने पश्चिम बंगाल सुधार सेवा कैदी अप्राकृतिक मृत्यु मुआवजा योजना 2019 का हवाला देते हुए कहा कि उक्त योजना के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए। राज्य के वकील ने उक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया और उन्होंने प्रस्तुत किया कि राशि नेपाल के वाणिज्य दूतावास के माध्यम से दीपक जोशी के खाते में जमा की जा सकती है, जो वर्तमान में अपने परिवार के सदस्यों के साथ नेपाल में है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम SAR-FAESI के प्रवर्तन के तहत एक सुरक्षित लेनदार के पास सुरक्षित संपत्तियों पर प्राथमिकता और पहला प्रभार है। इसके अलावा किराया अधिनियम के प्रावधान सरफेसी के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मखदूम की खंडपीठ ने कहा, एक सुरक्षित लेनदार जिसके पक्ष में सुरक्षा हित बनाया गया है, अन्य सभी शुल्कों पर बिक्री और भुगतान में प्राथमिकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के कालकाजी मंदिर के अंदर दुकानदारों और निवासियों द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने और भक्तों के लिए पोर्टेबल पेयजल सुविधाओं के संबंध में अतिरिक्त निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने कहा कि जिन दुकानदारों ने अपना आवास बना लिया और धर्मशाला सहित दुकानों पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है, उन्हें वो स्थान खाली करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर परिसर से दुकानों और अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के लिए प्रशासक 10 दिसंबर 2021 से इस न्यायालय के पिछले आदेशों के अनुसार कार्रवाई करना जारी रखेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आईटी नियम 2021 के तहत सन टीवी नेटवर्क सहित भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन के सदस्य डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। फाउंडेशन की ओर से दायर एक रिट याचिका में, जिसमें 2021 के नियमों के भाग 3 के तहत डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के संबंध में जारी आचार संहिता को चुनौती दी गई है, की सुनवाई पर उक्त फैसला आया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनीश्वरनाथ भंडारी और जस्टिस PD ऑडिकेसवालू की पीठ ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र को 4 सप्ताह का समय दिया है। केरल हाईकोर्ट ने राज्य और त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड TBD को निर्देश दिया कि वे सबरीमाला तीर्थयात्रियों को हाल ही में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करें, ताकि मंदिर में अधिक भक्तों को प्रवेश की सुविधा मिल सके और 2 महीने की तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान दर्शन किया जा सके। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति PG अजित कुमार की खंडपीठ ने सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में अपने आदेश में कहा, राज्य और त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड TDB तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में प्रिंट और विजुअल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करेगा, ताकि अधिक संख्या में श्रद्धालु सबरीमाला दर्शन कर सके। भक्तों को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो संबंधित अधिकारियों के लिए उक्त तथ्यों को विशेष आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा, ताकि वे इसे उचित आदेशों के लिए इस न्यायालय के ध्यान में ला सके। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी के लिए अपने पति से लड़ाई लड़ रही एक महिला को उसके पति के एक आवेदन पर मनोरोग मूल्यांकन और उपचार का आदेश देने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खिंचाई की।
न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने अपने आदेश में आयोग द्वारा पारित आदेश को क्षेत्राधिकार के बिना के एक रूप में वर्णित करते हुए कहा, ये भयावह है कि आयोग ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी डीसीपीओ को व्यक्तियों की मानसिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना उचित समझा। डीसीपीओ ने सिफारिश की कि चौथे प्रतिवादी पति की सहायता से मां और बच्चों के कल्याण की निगरानी की जानी चाहिए। आयोग ने डीसीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर चौथे प्रतिवादी की पत्नी को दिनांक 17 जून 2021 के एक आदेश द्वारा मनोरोग उपचार दिए जाने का निर्देश दिया, जो पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बाहर है। पहले डीसीपीओ को बच्चों का प्रभारी बनाकर पारित किए गए आगे के आदेशों को स्वीकार करते हैं और उन्हें किसी सक्षम चिकित्सक द्वारा बिना किसी मानसिक स्थिति परीक्षण के परिवार को उचित उपचार देने के लिए स्टेशन हाउस अधिकारी से संपर्क करने का निर्देश देते हैं। दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि ये उनके जानकारी से परे है कि दूसरी कोविड-19 के दौरान क्या गौतम गंभीर फाउंडेशन ने कोविड-19 दवाओं की अवैध रूप से खरीद, भंडारण और वितरण की कार्रवाई चैरिटेबल सेवा के लिए की थी या राजनीतिक लाभ के लिए। गौतम गंभीर फाउंडेशन, सीमा गंभीर, गौतम गंभीर, नताशा गंभीर की ओर से दायर याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। याचिका में निचली अदालत द्वारा पारित समन आदेश और फाउंडेशन के खिलाफ आपराधिक शिकायत को चुनौती दी गई थी। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने अदालत को बताया है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने अनधिकृत तरीके से फेविपिराविर टैबलेट और अन्य दवाओं का स्टॉक वितरण किया था, जिसकी कानून में अनुमति नहीं है। जवाबी हलफनामे में प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। जवाबी हलफनामे में आगे कहा गया है, ये प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन से छूट केवल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में प्रदान की गई है और वही लाभ याचिकाकर्ता को उपलब्ध होगा। हालांकि अन्य दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण के लिए कोई छूट नहीं है। ये उनके जानकारी से परे है कि दूसरी कोविड-19 के दौरान क्या गौतम गंभीर फाउंडेशन ने कोविड-19 दवाओं की अवैध रूप से खरीद, भंडारण और वितरण की कार्रवाई चैरिटेबल सेवा के लिए की थी या राजनीतिक लाभ के लिए। कलकत्ता हाईकोर्ट एक नेपाली व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाने के आदेश दिए, जो 41 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहा और मार्च 2021 में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रिहा किया गया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की पीठ एक दीपक जोशी के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे 12 मई 1980 को गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2021 में 40 साल से अधिक की हिरासत में रहने के बाद रिहा किया गया था। जोशी, जिन्हें मई 1980 में गिरफ्तार किया गया था, मुकदमे के निष्कर्ष के बिना लगभग 41 वर्षों तक हिरासत में रहे, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति के बारे में उपयुक्त प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी। एक मुद्दा उठाए जाने के बाद रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या वो अपराध करने के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए फिट है या नहीं। मार्च 2021 में कोर्ट के हस्तक्षेप से जोशी को दमदम केंद्रीय सुधार गृह से रिहा कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।